डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे मानव के आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किए थे। अगला जो टॉपिक है वो है मानव के आहार नाल में पाचन क्रियाएं, डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, ये मानव के आहार नाल का फिगर है। आप लोग को इससे पहले बताए होंगे कि ये मुख गुहा है, ये ओइसोफेगस ये है, इसके अलावा ये स्टमक है, ठीक है। इसके अलावा ये ड्यूडेनम है, ग्रहणी कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सभी इनके, और ये लीवर है और ये जो है पैंक्रियाज, लीवर ये है और ये पैंक्रियाज है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार आहार नाल में भोजन जो है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है। इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मुख गुहा में पाचन, भोजन जो है मुख गुहा में ही पहले पाचन होना प्रारंभ होता है। मनुष्य जब या मानव जब भोजन मुख में ग्रहण करता है तो भोजन मुख गुहा में जाती है। मुख गुहा में बताए होंगे आप लोगों को कि जबड़े होते हैं और जबड़ों में दांतें होती हैं। दांतें जो होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है और भोजन को पीस देती है, ठीक है। मुख गुहा में ही 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। सब मैक्सिलरी, इसके अलावा सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथियां, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां लार का सेक्रेशन करती हैं, लार का श्रावण करती हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन लार जो है लगभग 1.5 से 2 लीटर स्रावित होता है। प्रत्येक दिन लार जो है मुख गुहा में 1.5 लीटर से 2 लीटर स्रावित होता है, ठीक है। इस लार में श्लेष्मक पदार्थ भी होते हैं जो भोजन को चिकना बनाते हैं, भोजन को लसलसा बनाते हैं ताकि भोजन को आसानी से लिगला जा सके, इसलिए वो चिकना बनाते हैं। इसके अलावा इस लार में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। लार में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। बस यही अंतर है कि पाचन क्रिया मुख में बहुत कम होती है, ठीक है। आमाशय और छोटी आंत और ग्रहणी जो होता है ड्यूडेनम, इनमें भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, मुख गुहा में पाचन, ठीक है। जब लार स्रावित होता है तो उस लार में एंजाइम पाया जाता है और उस लार में टाइलिन नामक या इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो भी स्टार्च युक्त भोजन करते हैं, ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, जटिलतम रूप है, ठीक है। स्टार्च को यह टाइलिन क्या करता है, उसको सिंपलर रूप में चेंज कर देता है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च जो होता है, टाइलिन क्या करता है, सिंपलर रूप में शुगर, ठीक है, या इसको शर्करा भी कहा जाता है। टाइलिन क्या करता है, भोजन में पाए जाने वाले जो भी स्टार्च होते हैं उस स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, उसके सिंपलर रूप में या डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड में चेंज कर देता है, जिससे भोजन आसानी से पच सके और उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, अवशोषित किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार टाइलिन जो होता है, ये याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब भोजन मुख में जब पच जाता है तो भोजन अब आगे की ओर चलता है। आप लोग बताए होंगे कि जो ओइसोफेगस होता है, ग्रास नली जो होती है, ये ग्रास नली है। ग्रास नली में एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। इस गति के कारण ही भोजन जो है आगे की ओर फिसलते हुए चलता है। चूंकि भोजन जो है जब मुख में डालकर उसे पीस दिया जाता है तो लेई के समान बन जाता है, ठीक है। और श्लेष्मक पदार्थ जो होते हैं उसको चिपचिपा बना देते हैं, चिकना बना देते हैं भोजन को, ताकि आगे की ओर आसानी से फिसलते हुए जा सके, ठीक है।
अब अगला जो होगा दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा होगा बी, ग्रास नली में पाचन। भोजन जो है इस मुख से होते हुए ग्रास नली से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। ओइसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली को ओइसोफेगस कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रास नली में जब भोजन जाता है तो भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ग्रास नली में किसी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है और न ही किसी प्रकार का एंजाइम का सिक्रेशन होता है, इसलिए भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है, ठीक है। फिर भोजन और ग्रास नली से होते हुए किस में आ जाता है? अमाशय में आ जाता है। भोजन ग्रास नली से ओइसोफेगस से होते हुए किसमें आ जाता है? अमाशय में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, ठीक है। स्टमक में देखेंगे जब भोजन अमाशय में आ जाता है तो अमाशय में भोजन का पाचन क्रिया होना प्रारंभ हो जाता है। देखेंगे जब भोजन अमाशय में आता है तो अमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं या अमाशयिक ग्रंथियां कहते हैं या जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां जो होती हैं इनकी संख्या अनगिनत होती है। ये ग्रंथियां जो है गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस या ये अमाशयिक रस का स्रावण करती है या जठर रस का स्रावण करती है। और जठर रस में विभिन्न प्रकार के प्रो एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस जो होता है, जठर रस जो होता है इसमें प्रो एंजाइम होते हैं। मुख्य रूप से जो इसमें प्रो एंजाइम पाए जाते हैं वो होते हैं पेप्सिन, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन। मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन नामक ये दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इस जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जल होता है, ठीक है। जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। देखेंगे कि इसमें जो ये प्रो एंजाइम होते हैं, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, ये जो है निष्क्रिय रूप में होते हैं। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्रावित होता है तो इसको सक्रिय रूप में चेंज कर देता है, जिसके कारण यह भोजन का पाचन करना प्रारंभ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोपेप्सिन होता है, यह क्या करता है? पेप्सिन में चेंज कर देता है, ठीक है। यही पेप्सिन सक्रिय रूप है, ठीक है, जो भोजन को पाचन करता है। प्रोटीन युक्त भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? प्रोरेनिन जो होता है ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज कर देता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो दोनों एंजाइम हैं यह सक्रिय रूप हैं जो भोजन को पाचन करते हैं, ठीक है। इसमें अब एक एक देखेंगे। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन यह प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को
प्रोटीन का। देखिए यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं, ये दोनों एंजाइम जब सक्रिय रूप में अपने आ जाते हैं, ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन युक्त भोजन को, अगर हम भोजन प्रोटीन युक्त किए हैं उस पर सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी उनको सिंपलर रूप में चेंज कर देता है। ठीक है, प्रोटीन एक जटिलतम अणु होता है, ठीक है, एक जटिलतम जैव अणु है, उसको तोड़कर उसे सरलतम अणुओं में चेंज कर देता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में। और रेनिन एंजाइम जो होता है ये दुग्ध प्रोटीन को, दूध अगर हम लोग लेते हैं तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम दुग्ध प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये रेनिन क्या करता है कि दुग्ध प्रोटीन को तोड़कर पैराक एसिड में चेंज कर देता है, उसे उसके सिंपलर रूप में चेंज कर देता है, जिससे भोजन को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, इसलिए उसे सिंपलर रूप में चेंज करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में अभी मैं बताया हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि यह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से भी बचाता है। इसके अलावा भोजन के साथ अगर बैक्टीरिया आ गए हैं या सूक्ष्म जीव आ गए हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। अगर हम मांसाहारी हैं तो मांसाहारी में अगर भोजन के साथ कोई भी छोटी मोटी हड्डियां अगर चली गई हैं तो उन हड्डियों को भी ये डाइजेस्ट कर देता है HCl। ठीक है, और भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज कर देता है, यानी भोजन का नेचर जो है उसको कैसा करता है, अम्लीय नेचर बना देता है। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम होता है। ठीक है, अब भोजन जो है लगभग 3 से 5 घंटे तक अमाशय में, स्टमक में पड़े रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भोजन के कुछ हिस्से पच जाते हैं। ठीक है, और पचने के बाद एक लुगदी के समान या अर्धपचित भोज्य पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। इस अर्धपचित लुगदी के समान भोज्य पदार्थ को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ये याद रखिएगा, काइम। अमाशय में जो अर्धपचित भोज्य पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, अब भोजन अमाशय से कहाँ चलता है, आगे की ओर ग्रहणी में आता है। भोजन अमाशय से होते हुए कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है, ड्यूडेनम में आता है। तो ड्यूडेनम में देखेंगे ग्रहणी में भोजन का पाचन। जब भोजन ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी में आते ही जो पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा रहता है, वह पित्त रस भोजन के साथ आकर मिल जाता है। ठीक है, वो पित्त रस जो होता है भोजन के साथ आकर मिल जाता है। वैसे पित्त रस जो है, पित्त रस में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह वसायुक्त भोज्य पदार्थ का इमल्सीकरण क्रिया करने में सहायता करता है। वसा के जो भी जटिल अणु होते हैं उसको तोड़ कर उनके सरल अणुओं में चेंज कर देता है पित्तरस। ठीक है, पित्तरस जो होता है इसका प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है और इसका पीएच मान जो होता है लगभग 7.7 होता है। ठीक है, पित्तरस का जो पीएच मान होता है 7.7 के लगभग आसपास होता है। ठीक है, और यही पित्तरस जब भोजन के साथ मिल जाता है तब पैंक्रियाज जो होता है यानी अग्नाशय ग्रंथ जो होता है इसके द्वारा अग्नाशयिक जूस का श्रावण किया जाता है। अग्नाशयिक या पैंक्रिएटिक जूस का श्रावण किया जाता है। पैंक्रिएटिक जूस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो भोजन को पाचन करने में सहायता करते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं, एक एक देखेंगे। जो पैंक्रिएटिक जूस होता है
पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स ये तीनों होते हैं? वो होते हैं ट्रिप्सिन, माइलोक्सिन और लाइपेज, या कहीं कहीं पर स्टेप्सिन लिखा होगा, स्टेप्सिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन है, इमाइलोप्सिन है, लाइपेज, किसी बुक में लाइपेज दिया है और किसी बुक में स्टेप्सिन दिया है, या इसको स्टेप्सिन भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। ये एंजाइम्स निष्क्रिय रूप में होते हैं, प्रारंभ में निष्क्रिय रूप में होते हैं, लेकिन जब इस पित्तरस के प्रभाव के कारण, ठीक है, पित्तरस के प्रभाव के कारण ये सक्रिय रूप में आ जाते हैं। तीनों के तीनों एंजाइम किस रूप में आ जाते हैं? सक्रिय रूप में आ जाते हैं और भोजन का पाचन क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। अब प्रत्येक एंजाइम के बारे में जानेंगे कि कौन सा एंजाइम किस भोज्य पदार्थ का पाचन करता है। इसमें देखेंगे जो ट्रिप्सिन होता है, यह ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है, अगर भोजन प्रोटीन युक्त हो तो उसका पाचन करता है और प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, इसके सिंपलर रूप में चेंज कर देता है। ठीक है, इमाइलोप्सिन जो होता है यह स्टार्च का पाचन करता है, या ये कहें शर्करा का पाचन करता है। ठीक है, जो भी आमाशय में डाइसैकेराइड पचने के बाद बच जाते हैं, ग्रहणी में जब जाते हैं तो उस शर्करा का, उस शुगर का ये डाइजेशन इमाइलोप्सिन करते हैं। ठीक है, और जो लाइपेज होता है या स्टेप्सिन होता है, यह वसायुक्त भोजन का पाचन करते हैं। अगर भोजन वसायुक्त है तो उसका पाचन ये लाइपेज या स्टेप्सिन करते हैं। लाइपेज क्या करता है? यह तोड़कर लाइपेज जो है यह वसायुक्त भोज्य पदार्थ को तोड़कर फैटी एसिड अथवा वसी अम्ल में और ट्राइग्लिसरीन में चेंज कर देता है। ठीक है, लाइपेज जो होता है ये क्या करता है? यह वसायुक्त भोजन को लाइपेज ये क्या करता है? वसीयम इसी को हम फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और ग्लिसरॉल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार ये तीनों एंजाइम अलग अलग भोज्य पदार्थ को पाचन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जब भोजन ग्रहणी में आ जाता है, चूंकि पित्तरस जो होता है उसका नेचर क्षारीय होता है, बेसिक होता है, और ये क्या करता है? भोज्य पदार्थ को अम्ली से क्षारी में बदल देता है। यहाँ पर देखें, यहाँ से भोजन जब आता है तो यहाँ पे अम्लीय होता है, आमाशय में भोजन जो है अम्लीय हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। लेकिन जब यहाँ ग्रहणी में आता है तो पित्तरस के प्रभाव से भोजन जो है क्षारी माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, उसका नेचर क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भोजन जो है आगे की ओर छोटी आंत में आती है। ठीक है, यहाँ से ग्रहणी से भोजन कहाँ जाती है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है देखेंगे छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन है। देखिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आ जाता है तो
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी ग्रंथियां होती हैं वो इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, ये आंतरी रस का श्रावण करती है, ठीक है। और उस आंतरी रस में, उस आंतरी जूस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और ये भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। जो इंटेस्टिनल जूस होता है उस इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और किस किस भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें देखेंगे इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, ठीक है। इसके अलावा लैक्टेज और लाइपेज, ये 5 प्रकार के लगभग एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इरेप्सिन देखेंगे क्या करता है। इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है और तोड़कर उसे एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। माल्टेज जो होता है यह माल्टोज का पाचन करता है। माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। माल्टोज जो है एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, एक प्रकार का शर्करा है, शुगर है, ठीक है। और जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज मीन्स चीनी होता है, शुगर होता है, ठीक। ये भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये सभी, ये दोनों जो है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है, तीनों। और लैक्टेज जो होता है लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज का पाचन करता है। ये तीनों के तीनों क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। इसे आंतरी लाइपेज कहेंगे क्योंकि लाइपेज 2 जगह स्रावित हो रहा है, एक यहाँ ग्रहणी में हो रहा है और एक जो हो रहा है छोटी आंत में हो रहा है, तो इसे हम आंतरी लाइपेज कहेंगे, इंटेस्टिनल लाइपेज कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये पांचों के पांचों एंजाइम्स जो हैं अलग अलग भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है। अब भोजन क्या होता है, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ से देखेंगे बड़ी आंत में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे क्या होता है, बड़ी आंत में पाचन, ठीक है, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखेंगे जब भोजन बड़ी आंत में आ जाता है तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों ऐसा, इसलिए कि बड़ी आंत में किसी प्रकार की ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती हैं और न ही किसी प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अवशोषण क्रिया होती है, बड़ी आंत में अवशोषण क्रिया होती है। जो भोजन पचने के बाद जो अपचित होता है, उस अपचित भोज्य पदार्थ जब बड़ी आंत में आ जाता है तो उसमें पाए जाने वाले खनिज, लवण, जल, जो भी आवश्यक बॉडी के लिए पदार्थ उसमें पाए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर केवल खनिज लवणों का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है और शेष अवशोषण होने के बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ बचता है, जो पाचन लायक नहीं होता है, वो भोज्य पदार्थ कहाँ आ जाता है, रेक्टम में आ जाता है, मलाशय में आ जाता है और उचित समय आने पर फिर गुदा के द्वारा उसे मल परित्याग के रूप में बाहर बहिक्षेपित कर दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य के आहार नाल में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।